हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटेरिक फीवर के बारे में, जो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपको टर्म में, सेंड अप में, फाइनल एग्ज़ाम्स में, वाइवा में या प्रैक्टिकल में एज केस कार्ड कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी में। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे डिफिनेशन के साथ, और सिस्टमेटिकली हम इसके हर एक पार्ट को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे और शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले एंटेरिक फीवर की डिफिनेशन अगर हम देखें, क्या है? सिस्टमिक लाइफ थ्रेटनिंग फेब्राइल इलनेस है काज्ड बाय सल्मोनेला एंटेरिका। इसका जो सीरोटाइप होता है टाइफी, वो टाइफाइड फीवर कराता है, और सल्मोनेला पैराटाइफी ABC जो पैराटाइफाइड कराता है। दो इसके स्टीरोटाइप्स होते हैं इसमें। करेक्टराइज बाय, एक तो इसमें प्रोलॉन्ग्ड फीवर होगा, सस्टेनेड बैक्टीरियमिया होगा, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, और इसकी ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट से होती है। ह्यूमंस जो है इसके ओनली रिजर्वायर हैं। यहाँ पे जो ये सस्टेनेड बैक्टीरियमिया होता क्या है? बैक्टीरियमिया वो स्टेज होती है जब एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और वो उस आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन अपना इफ़ेक्ट शो नहीं कर रहा होता। तो जो वो वाली स्टेज होती है जिसमें इफ़ेक्ट जो होता है वो शो नहीं हो रहा होता, तो उस स्टेज को हम बैक्टीरियमिया स्टेज बोलते हैं। होप आपको समझ आएगा। अब इसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा मतलब देख लेनी है। सबसे पहले इसका शेप की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो है रॉड शेप का होता है। उसके बाद इसकी मेन जो है वो कैप्सूल आपने देखनी है। वायरुलेंस एंटीजन होता है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होती है, की वायरुलेंस फैक्टर होता है इसका, ये जो इसके वायरुलेंस एंटीजन होता है इस पर। ग्राम स्टेनिंग पे ग्राम नेगेटिव होती है, पिंक और रेड आएगी ऑन स्टेनिंग पे। स्पोर में नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, और इसकी रेस्पिरेशन जो होती है एरोबिक होती है। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ग्रो करते हैं बेस्ट एरोबिकली। अच्छा, फिर उसके बाद मोटिलिटी अगर देखोगे इसकी, तो मोटिलिटी में इसके मोटाइल होता है, फ्लैजिला और एच एंटीजन होते हैं जो चिपकने में इसको मदद करते हैं। फिर इसके वायरुलेंस फैक्टर्स थोड़े से अगर हम देखेंगे, जो हमने पहले ही बोला था कि प्रिंसिपल की वायरुलेंस फैक्टर जो होता है वो VI एंटीजन होता है। तो सबसे पहले इसका VI एंटीजन जो कैप्सूल होती है इसकी, ये इनहिबिट करती है फैगोसाइटोसिस को। जो हमारे बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस होगा उसको ये इनहिबिट कर देगी, तो उसको ये सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। कौन सा? VI एंटीजन जो होता है फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर देता है। जो कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, उसको भी ये इनहिबिट कर देता है। कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन को ये इनहिबिट कर देता है, और ये पुअर इम्यूनोजन होता है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा होता है इसका जो वायलेंस फैक्टर है, एंडोटॉक्सिन लाइपेस LPS लिपिड है। ये क्या है? ये फीवर कराता है, शॉक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और सिस्टमिक फीचर्स जो दिखाई देते हैं हमें इसमें, इसके केस में, एंटेरिक फीवर के केस में। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरा आता है वो है H एंटीजन या फ्लैजिला। ये क्या करे? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है इन्वेजन में और कीमोटॉक्सिस में। फिर लास्ट जो हमारे पास आता है T3SS। ये टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम होता है। वो करता है कि ये इंजेक्ट करता है इफेक्टर प्रोटीन को इनटू होस्ट सेल। जो होस्ट सेल होते हैं उनके अंदर ये अपने इफेक्टिव प्रोटीन्स को इंजेक्ट करेगा, कौन सा? विद द हेल्प ऑफ दिस वायरुलेंस फैक्टर दैट इज T3SS। फिर उसके बाद ये इन्वेजन और सर्वाइवल इन माइक्रोफेज में इसकी हेल्प से ही कर पाता है। अब इसका निमोनिक थोड़ा सा वायलेंस फैक्टर का याद रखने का क्या है? VI द हैकर, VI एंटीजन, T3SS H एंटीजन। इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। पैथोजेनेसिस में पहला स्टेप जो है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में क्या होता है? कंटेमिनेटेड वाटर और फूड का इनटेक होगा, इसकी डोज होगी 10⁵ से लेकर 10⁹ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो पेशेंट्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे होंगे उनमें लो डोज रिक्वायर होता है। रीज़न क्या होता है? वो ऑलरेडी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं, तो उनका जो स्टमक एसिड है वो, उसका पीएच जो है, पीएच डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल चांस होते हैं, सर्वाइवल वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए जो पेशेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहा होगा उसके लिए लो डोज हमें चाहिए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद
वहाँ से पेरिस पैच में पहुँचेंगे, वहाँ पे एडहेर होंगे और इन्वेड करेंगे एम सेल्स ऑफ द डिस्टल इलियम। किसकी हेल्प से? कौन सा वायरलेस फैक्टर यहाँ पे अपने याद रखने, T3SS की हेल्प से। फिर उसके बाद मैक्रोफेज जो सर्वाइवल इसका कराएंगे, मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइवल मल्टीप्लाई करेंगे इन मैक्रोफेज लिम्फ नोड्स में, और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में, लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। फिर उसके बाद होगा पहले प्राइमरी बैक्टीरियमिया, फिर होगा सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। प्राइमरी बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें ये एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होते हैं, इसमें सीड्स इन रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है प्राइमरी बैक्टीरिया में होता है। फिर उसके बाद रिलीज़ होगा यहाँ से रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम से, जो भी है लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, यहाँ से निकलेगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ऑनसेट ऑफ द क्लिनिकल फीवर। ठीक, याद रखना सेकेंडरी बैक्टीरिया में आपका फीवर का ऑनसेट करवाता है। फिर वहाँ से जाएगा, फिर ये गाल ब्लैडर में बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होगा, फिर दोबारा से इन्फेक्ट करेगा पेरिस पैच को, ठीक, री इन्फेक्ट करेगा। उसकी वजह से नेक्रोसिस, अल्सरेशन और स्टूल शेडिंग होगा, स्टूल में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब गाल ब्लैडर वाली स्टेज में पहुंचेगा, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होगा। अब इसका कैरियर स्टेज क्या होता है, 2 से 5% बैक्टीरिया परसिस्ट करते हैं गाल ब्लैडर में, और क्रोनिक अगर केसेस में हम देखें तो शेडिंग 1 साल तक होती रहती है। ठीक, अब इसको छोटे से फ्लो चार्ट से एक बार दोबारा से रिवीजन चार्ट ही समझ लो इसी का। इंजेक्शन हुई कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, डोज इतना, क्योंकि पेरिस पैच में गया, एम सेल ऑफ डिस्टल इलियम इन्वेजन किया T3SS के वायरस फैक्टर की हेल्प से, मैक्रोफेज में गया, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में सीडिंग की, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो में वहाँ पे। फिर उसके बाद प्राइमरी बैक्टीरिया में, फिर उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरिया में होता है। सेकेंडरी बैक्टीरिया में आपको ब्लड में रिलीज़ हो जाता है और क्लिनिकल फीवर का ऑनसेट होता है। फिर गाल ब्लैडर में जाएगा, बाइल के थ्रू एक्सक्रीशन होगी और री इन्फेक्ट होगा पेरिस पैच का। फिर लास्ट में जो उसकी कैरियर स्टेज, वही जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि 2 से 5% बैक्टीरिया परसिस्ट करते हैं गाल ब्लैडर में, क्रोनिक में शेडिंग होती है 1 साल तक। हो गया हमारा इसका पैथोजेनेसिस कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम वीक वाइज जाएंगे और उसकी स्टेजेस डिस्कस करेंगे। पहले हफ्ते में स्टेप लेडर फीवर का पैटर्न दिखेगा, ग्रेजुअल फीवर राइज होता है 3 से 7 दिन तक, माइलेजिया होता है, हेडेक होता है, माइलेजिया होता है और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। स्टेप लेडर फीवर में होता कैसे, आपको अगर आप इसके ग्राफ की बात करें तो इस तरह का होगा कि ये ग्रेजुअल राइज होता रहेगा, फिर फॉल होगा, स्टडी फेज आएगा इसका, फिर इंक्रीज होगा, ऐसे आपको एक स्टेप लेडर पैटर्न ऐसे दिखेगा इसमें। तो इसमें होता है कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, डाउन होता है, लेकिन ये बेस को कभी टच नहीं करता है। फिर उसके बाद जो दूसरा इसका टॉक्सिक फेज, फिर दूसरे हफ्ते में टॉक्सिक फेज में क्या होता है, हाई फीवर हो जाता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, और आपको रोज स्पॉट दिखेंगे। रोज स्पॉट मतलब ऐसे कहाँ पे, लोअर चेस्ट पे और एब्डोमेन पे आपको रोज स्पॉट्स दिखेंगे। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली दिखेगी, कॉन्स्टिपेशन इन एडल्ट्स में, और पी सूप डायरिया दिखेगा आपको चिल्ड्रन में, इस तरह का डायरिया मतलब दिखेगा। और मटरिंग डिलीरियम, इसमें ज़्यादा आपको रोज स्पॉट ध्यान में रखना है, पी सूप डायरिया और जो मटरिंग डिलीरियम है, ये इसके फीचर्स हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन, तीसरे हफ्ते में इसकी कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगी जब पेरिस पैचेस को री इन्फेक्ट वगैरह करता है, फिर उसकी नेक्रोसिस वगैरह होती है, इन सब चीज़ों की वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है, हेमरेज होगा, पेरिटोनाइट्स होगा, एंसेफेलोपैथी होगा, मायोकार्डाइट्स होगा। फिर लास्ट में रिकवरी फेज आता है, फीवर ग्रेजुअली सबसाइड हो जाता है अनट्रीटेड सर्वाइवर्स में। अब वीक्स का निमोनिक कैसे याद रखोगे, फीवर, स्पॉट प्लस स्प्लीन, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, लास्ट में रिकवरी। करेंगे इसका एक जो सबसे मेन पार्ट है वो है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सीधी सी बात है, सबसे पहले हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, वो भी ये वीक्स के हिसाब से होता है। सो टाइप ऑफ स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस पे। प्रेफर्ड स्पेसिमेन टू बी कलेक्ट कौन सा करना चाहिए, हम उसकी ड्यूरेशन पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा स्पेसिमेन हमें लेना है। पहले अगर फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस के केस में हम ब्लड कल्चर करते हैं, बोन मैरो और डुडेनल एस्पायरेट कल्चर करते हैं। आप ये याद रखो कि जो बोन मैरो है ये बेस्ट होता है, ये किसी भी वीक में आप ले सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड वीक के टाइम पे क्या करेंगे, सीरम स्पेसिमेन लेते हैं फॉर सीरोलॉजी, एग्जांपल विडाल टेस्ट, मतलब विडाल टेस्ट जो हमने करना है वो सेकंड और थर्ड वीक में करना है। फिर थर्ड से लेके फोर्थ वीक ऑफ इलनेस में यूरिन और स्टूल कल्चर, ये आपने स्पेसिमेन लेने हैं। फिर जो इसमें ब्लड कल्चर है,
ब्लड कल्चर की मेन स्टेज सेंसिटिविटी होती है अप टू 90% पहले हफ्ते में, मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में, फिर फॉल कर जाता है विद टाइम 52 to 61% पॉजिटिव होता है ओवरऑल। सो ब्लड का अगर हम सैंपल लेंगे तो ओवरऑल किसी भी हफ्ते में ये पॉजिटिव होता है फिर 50 to 61%। फिर जो बोन मेरो कल्चर है इसका, वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। वो गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं? क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी जो होती है ग्रेटर देन 80 to 90% होती है, पॉजिटिव होते हैं इवन आफ्टर सेवरल डेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर उसने एंटीबायोटिक्स खुद से भी खाई होंगी या रिकमेंडेड भी होंगी, या जो भी, एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी ये उतना ही इफेक्टिव सेंसिटिविटी इसकी फिर भी उतनी होती है कि माइन्यूट छोटा अमाउंट भी डिटेक्ट कर लेता है हफ्तों बाद भी। जो स्टूल कल्चर होता है पॉजिटिव होता है फ्रॉम सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स, यूज़फुल फॉर कैरियर्स। जो कैरियर्स बन चुके होते हैं केसेस, उनके केस उसमें स्टूल कल्चर होता है। फिर इसका विडाल टेस्ट जो हमने बोला भी था आपको यहाँ पे कि विडाल टेस्ट हम कब करेंगे, विडाल टेस्ट होता है सेकंड और थर्ड वीक में। मेजर करता है एंटी और एंटी एच एंटीबॉडीज़ जो होती हैं इसमें, नॉट रिकमेंडेड बाय रूटीन के लिए हम नहीं, मतलब इसके डायग्नोसिस के लिए नहीं करते इसको रिकमेंड। फोल्ड टायर राइज सिग्निफिकेंट होते हैं, मेनी फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव शो करता है ये। और फिर उसके बाद आता है टाइफिडॉट और ट्यूबेक्स टेस्ट जो होता है डिटेक्ट करता है आईजीएम एंटीबॉडीज़, सेंसिटिविटी होती है 68 to 78%, ये फास्टर होता है। ठीक, लास्ट में हम इसका करेंगे पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, सेंसिटिविटी 84%, डिटेक्ट करता है डीएनए इवन व्हेन कल्चर्स नेगेटिव अगर शो भी करेंगे आपको, जैसे बोन मैरो कल्चर, स्टूल कल्चर, ब्लड कल्चर, ये नेगेटिव भी शो करेगा। अगर उसका पीसीआर करोगे, नेस्टेड पीसीआर जो सेंसिटिविटी 84% होती है, ये डिटेक्ट कर लेती है डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया को, अगर वैन कल्चर्स नेगेटिव भी होंगे, नॉट रूटीनली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं कर पाते, इसलिए उनको ही करते हैं। सो बोन मेरो क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। ब्लड कल्चर मेन स्टे एक हफ्ते के लिए, विडाल नॉट रिकमेंडेड फॉर रूटीन डायग्नोसिस। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट वाले पार्ट की। ट्रीटमेंट में मतलब माइक्रो में आपको ट्रीटमेंट इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ पॉइंट्स लिखोगे वो इनफ होते हैं। तो अगर पहले हम इसमें रेजिस्टेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग ड्रग ऑफ चॉइस बताएंगे कि रेजिस्टेंस का पैटर्न क्या है। अगर सस्पेक्टेबल है कि इसको है, तो उस केस में एमॉक्सिन, क्वाट्रीमिक्सोल, क्लोरोएम्फेनिकोल, ये हम 3 ड्रग प्रेफर करते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस जिसमें मानी जाती हैं। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है तो सिफ्ट्रेक्सोन इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर, या एस्थ्रोमाइसिन जो है ओरल देंगे, ये होगा मल्टी ड्रग के केस में। क्विनोलोन रेजिस्टेंस होगा तो सिफ्ट्रेक्सोन और एस्थ्रोमाइसिन इसके केस में भी यही देंगे, ये दोनों के केस में सेम है। सिफ्ट्रेक्सोन और ये दोनों के केस में सेम है। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होगी तो उसमें भी, और क्विनोलोन रेजिस्टेंस के केस में भी हम उसको यही देंगे। फिर उसके बाद अगर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस होगी, उसमें एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के केस में एस्थ्रोमाइसिन ओरल और कार्बापेनिम्स देते हैं इसको, जैसे मीरोपेनिम, इमिपेनिम, ये हम देंगे एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस के केस में। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। सबसे पहले हमारा प्रिवेंशन में मेथड कौन सा है, जैसे सैनिटेशन है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेवेज डिस्पोजल और हैंड वॉशिंग वगैरह। फिर उसके बाद VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, विप्स, इंजेक्टेबल होता है, सिंगल डोज, 2 ईयर तक प्रोटेक्शन देते हैं फॉर ग्रेटर देन 2 years ऑफ एज, जो 2 साल से ऊपर के होंगे उनको 2 साल की प्रोटेक्शन देते हैं। औरल टाइड 21A, ये लाइव एटोनेटेड होता है, 3 से 4 डोजेस देने पड़ते हैं, 5 ईयर की प्रोटेक्शन फॉर ग्रेटर देन 6 years ऑफ एज के वालों के लिए। VI कंजुगेट वैक्सीन, TVC, क्या होता है, WHO प्रेफर्ड है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देता है, कैन बी गिवन टू इन्फेंट्स टू ग्रेटर देन 6 months से ऊपर वाले, सिंगल डोज जो होती है इंट्रामस्कुलर होती है। फिर कैरियर कंट्रोल करना, आइडेंटिफाई करना, ट्रीट करना फूड हैंडलर्स को, कोलेसिस्टोक्टोमी करनी इन क्रोनिक कैरियर्स में। नोट, नो वैक्सीन ऑफ सल्मोनेला पैराटाइफी, सारे करंट वैक्सीन जो हैं सिर्फ सल्मोनेला टाइफी के लिए ओनली हैं। लास्ट में छोटे से, मतलब इसमें जो ये हैं निमोनिक्स हैं, ये आपको टेलीग्राम की जो PDF मिल जाएगी उससे आप देख सकते हो। वायलेंस फैक्टर के क्या हैं, कल्चरल मीडिया के क्या हैं, बायोकेमिकल नेगेटिव, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, वीकली स्टेजेस और कैरियर, ये सब आप वहाँ से देख लेना। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सजेशन देना हो वीडियोस के रिलेटेड, नोट्स के रिलेटेड, या अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए, मुझे रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने चाहिए,
कोई भी सजेशन हो आप उसको कमेंट में कर सकते हो पिन अपनी। थैंक यू सो मच फॉर मोर सच वीडियोस टू सब्सक्राइब टू द चैनल, and if you found this video helpful to you, please share with your batchmates. Thank you.